केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एससी, एसटी, आदिवासी और वंचित समाज का विकास हो रहा है। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें कि जहां रामदास अठावले ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो उसके बाद से ही वंचितों का, एससी एसटी वर्ग के लोगों का जो है उनका विकास हो रहा है। और साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय का ब्यौरा भी सभी के सामने रखा है। और इसी के चलते हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर उनसे जो सवाल पूछे गए उन्होंने कितनी सहजता के साथ उनका जवाब दिया है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद और बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वर्ग को साथ लेकर यह सरकार चल रही है। यानी कि जहां एक तरफ एससी, एसटी और वंचितों का विकास सरकार कर रही है प्राथमिकता के साथ, तो वहीं अन्य वर्ग के लोगों का भी विकास पर सरकार का ध्यान है। यानी कि सभी वर्ग को एक साथ लेकर चल रही है। साथ ही यूं भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी कि उस नारे पर सार्थक होती हुई नजर आ रही है, सटीक होती हुई नजर आ रही है। यानी कि यह नारा एकदम सार्थक बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। और इसी पर रामदास अठावले ने कहा है कि बीजेपी सरकार सभी वर्ग के लोगों का विकास कर रही है, ताकि जो नारा बीजेपी ने दिया था चुनाव से पहले उस पर प्रतिबद्ध है और साथ ही उसको अपनी प्रतिबद्धता के साथ निभाया भी जा रहा है। और इसी पर रामदास अठावले ने तमाम चीजों को किया और साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय और अपने विभाग का जो ब्यौरा है वो भी उन्होंने जनता के सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं अपने मंत्रालय में और किस तरह से जनता के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी पर हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की है, तमाम प्रश्न उनसे पूछे हैं और बड़ी सहजता के साथ उन्होंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन सबसे अहम इस पूरी बातचीत में, इस चर्चा में यही है कि बीजेपी की सरकार में विकास हो रहा है, यह रामदास अठावले का कहना है। उन्होंने यह कहा है कि एससी, एसटी और वंचितों का जो विकास है वो बीजेपी सरकार में बेहतर तरीके से हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चौमुखी विकास हो रहा है। जिस तरह से लगातार आप बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा या फिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा या साथ ही तमाम रैलियों में या फिर तमाम कार्यक्रमों में लगातार कहा जाता है। और इसी पर जो हमारे राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने उनसे खास बातचीत की है रामदास अठावले से, वो आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं रामदास अठावले, महाराष्ट्र से आते हैं और काफ़ी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब संसद में अपनी बात रखते हैं तो अलग तरीके से रखते हैं और जिस अंदाज में वो विरोधियों पर हमला करते हैं वो काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोरता है। और ऐसे में उनके मंत्रालय में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हुए हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम उनसे जुड़ेंगे और मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर महाराष्ट्र के और ख़ासतौर से देश के क्या चल रहा है, क्या राजनीति में इस वक्त यहाँ पर वो देख रही हैं, किस दृष्टिकोण से देख रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं रामदास अठावले। अठावले साहब, स्वागत है आपका टोटल न्यूज़ में। और आपसे जानेंगे ये जो पूरा माहौल है और ख़ास तौर से मौजूदा राजनीति की बात करें, हम देख रहे हैं आपके मंत्रालय में काफ़ी कामकाज हुआ है, ख़ास तौर से फोकस किया गया है गरीब वंचित तबके को लेकर और प्रधानमंत्री ने मैसेज भी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वंचित समाज की वो निकल कर आती हैं और वो देश की राष्ट्रपति बनती हैं, पहली महिला आदिवासी। इसको कैसे बदलाव के तौर पर देखते हैं, अगर आप यहाँ से शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि देश में पहली बार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर चुनकर देने का एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया और एनडीए की कैंडिडेट उनको बनाया। और सबसे ज़्यादा वोट अभी तक जितने वोट उम्मीदवार को मिले हैं राष्ट्रपति के, उससे ज़्यादा वोट उनको मिले। और पहली बार देश के 75 का जो अमृत महोत्सव अपन देश की आज़ादी का मना रहे हैं, इस वर्ष में एक आदिवासी समाज की और एक महिला को इतने उच्च पद पर चुन कर देने का एक बहुत ही बड़ा फैसला हुआ। और
पहली बार आदिवासी समाज की महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई है। हमारे तमाम दलित आदिवासी समाज के लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। देश के कई लोगों को भी इसके बारे में बहुत बड़ा आनंद मिला। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना समाधान हमको मिला है कि मोदी जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है। और अगर आपके मंत्रालय की बात करें, जो बदलाव लाने में आपका मंत्रालय जुटा हुआ है, खासतौर से वंचित और आदिवासी और जो महिलाओं की स्थिति है सुधारने को लेकर, सोशल जस्टिस देने को लेकर, और ख़ासतौर से जो कामकाज हुआ है, अगर उस पर मुख्य तौर पर फोकस करें तो क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं? हाँ, तो जिस तरह हमारा मंत्रालय जो है शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, अनाथ लोग, नशा करने वाले लोग, तो इसी कैटेगरी के लोग मेरे मंत्रालय में आते हैं। और कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय से कनेक्टेड होता है। अगर देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्रालय को इस साल का बजट 1,42,239 करोड़ का जो बजट है, ये दूसरे मंत्रालय के कंपैरिजन में बहुत बड़ा बजट है। और जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, डीएनटी समाज है, ऐसे समाज को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने की हमारी भूमिका है। मेरे मंत्रालय ने एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम शुरू किया है। उसमें 20 लाख 25 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक लोन मिलता है। उसका इंटरेस्ट भी कम होता है, 8% इंटरेस्ट होता है। और बहुत इजीली उनको अपना एक बिजनेस, अच्छा बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाने का मौका मिलता है। तो इसी तरह एक वेंचर कैपिटल फंड की स्कीम हमने शुरू किया है। स्कॉलरशिप की एक स्कीम है कि जो गरीब समाज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनको अपने पढ़ाई में पूरी मदद करने का काम होता है। उसमें अलग अलग स्कीम भी है। एक साल में 50,000 60,000 रुपये देने की भी कोई स्कीम है। ओवरसीज स्कॉलरशिप देने की भी स्कीम है। तो हॉस्टल में रहकर, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में रहा हूँ, और गवर्नमेंट के तरफ से भी हॉस्टल चलाए जाते हैं, एनजीओ की तरफ से हॉस्टल चलाए जाते हैं, आश्रम स्कूल चलाए जाते हैं, उसके साथ साथ ओल्ड एज होम चलाए जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं। तो इसी तरह हमारा कामकाज तो चल रहा है। हमारा स्किल ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा होता है, और उस माध्यम से हम दलित समाज के नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों लोगों को मदद करने की भूमिका हमारी है। और एक तो हमारा मंत्रालय इंटरकास्ट मैरिज को 2.5 लाख रुपए देता है। और उसका कारण ये है कि समाज में अगर इंटरकास्ट मैरिज बढ़ते रहेंगे तो कास्टिज्म को कम करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। और हर साल में 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। और समाज में परिवर्तन करने का भी काम हमारे मंत्रालय का है। सामाजिक न्याय, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है उनको सामाजिक न्याय देना है। सामाजिक न्याय मिलने के बाद उनको आर्थिक न्याय देना है। आर्थिक न्याय देने के बाद उनको शैक्षणिक न्याय देना है। तो सभी क्षेत्रों में उनको न्याय देने का काम बिल्कुल हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम करते हैं। और सभी वर्गों को लेकर आगे जाने की कोशिश हमारी होती है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत एक एट्रोसिटी एक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जो दलितों पर अत्याचार करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पार्लियामेंट ने 1989 में इस कानून को पास किया था। दूसरा जो है रिजर्वेशन का जो विषय है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने ले लिया है। पहली बार इसी तरह का निर्णय हुआ। सवर्ण समाज को भी लगता था कि भाई दलित को आरक्षण मिलता है, आदिवासी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, तो हमको क्यों नहीं मिलता है। तो दलित और आदिवासी का जो आरक्षण है, ये आरक्षण आर्थिक बेस पर नहीं है, वो तो कास्टिज्म के ऊपर है। जिस तरह जाति व्यवस्था समाज में आज भी है,
इसीलिए हमको आरक्षण वो दे दिया गया है। 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का, 7.5% आरक्षण आदिवासी का है, और इसी उसके मुताबिक 22.5% आरक्षण है हमको। लेकिन अगर अभी पॉपुलेशन 2011 की देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी कम से कम 16.6% है शेड्यूल कास्ट की, और ट्राइबल की पॉपुलेशन 8.4% है। तो इसका मतलब दोनों की मिलाकर 25% हमारा पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आरक्षण देने का निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन ने ले लिया है, तो फिर हमारे पार्टी की तरफ से मेरी मांग है, सरकार तो मैं सरकार में हुई हूँ, लेकिन सरकार ने दलितों का आरक्षण बढ़ाने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ था तब दलितों की पॉपुलेशन 15% थी, अभी 1.6% वो बढ़ गई है। और उसी तरह हमें SC/ST को मिलकर अभी 22.5% का आरक्षण ये 25% का करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 25% है। एक बड़ी मांग आप कर रहे हैं आरक्षण को बढ़ाया जाए। आपको लगता है ऐसे वक्त जब कई तबकों के लिए काम हो रहा है और ख़ासतौर से आरक्षण की व्यवस्था को अगर बढ़ा दिया जाता है तो क्या इसमें अदालत की ओर से अड़चन नहीं लग सकती है, क्योंकि एक दायरा है और वो फिक्स किया हुआ है आरक्षण को लेकर? नहीं, आरक्षण का दायरा जो है ये 50% तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आरक्षण 15% तक होना चाहिए। लेकिन मैं आरक्षण के आंकड़े आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने अभी पॉपुलेशन का भी बोला कि दलित का पॉपुलेशन 16.6%, ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4%, OBC का पॉपुलेशन अभी अधिकृत नहीं है, लेकिन जिस तरह बहुत स्टडी करने के बाद बहुत सारे विचारवंत कंक्लूजन में आए और उन्होंने बोला है कि 52% OBC का पॉपुलेशन है। तो अगर ये 52 पकड़ा तो 25 प्लस 52 77% हो गया। तो OBC को आरक्षण 27% मिलता है। तो ये हमारा 49.5% आरक्षण है। तो हमारी पॉपुलेशन 49.5% आरक्षण लेने वालों का पॉपुलेशन है 77%, और जिनका 23% मतलब पॉपुलेशन है, तो ऐसे लोगों को 23% लोगों को 50.5% जगह आज भी मिलती है। तो एक मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि और अभी हमारी सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है SC/ST OBC छोड़कर बाकी का जो समाज है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या बुद्धिस्ट हो, मतलब इस कैटेगरी में बैठने वालों को इसी तरह का 10% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी ये क्रांतिकारक बात हुई है, और सभी समाज को इस माध्यम से आर्थिक न्याय मिलेगा। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं और आरक्षण के दायरे की बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस पर कई राजनीतिक दलों ने भी मांग की है जातिगत आरक्षण को लेकर। उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग वंचित समाज और दूसरे लोगों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव भी बनाते हैं। NDA में आप शामिल हैं। नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण जो है ये खाली दलित और आदिवासी का है। बाकी OBC का आरक्षण जो है ये जाति प्लस मतलब इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया है उसको देखकर क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर OBC का आरक्षण मिला है। जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको ही आरक्षण का फायदा होता है। जो निर्णय हमने 4.5 साल पहले लिया, जो लोग SC/ST OBC में आते नहीं है उनके लिए मतलब 10% आरक्षण जो है उसका फायदा उनको होता है। तो वो भी निर्णय हमारा बहुत ही बढ़िया हो गया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनके रीट पिटीशन को नकार दिया है, और अभी 10% आरक्षण सवर्णों के लिए लागू है। ये एक बहुत ही बड़ी बात मोदी सरकार के टाइम पर हुई है।
मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और कई पार्टियों ने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार से मांग की है। इस पर बिहार में तो प्रस्ताव भी पारित हुआ है, बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी पार्टी की मांग है। मैंने 2-3 बार मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है और मेरी मांग ऐसी है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और वो खाली ओबीसी की नहीं, तो सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो कौन सी जाति का परसेंटेज कितना है, कल उनको क्या बजट देना है, क्या मदद करनी है, उसके लिए सरकार को भी नियोजन करने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसीलिए जिस तरह SC/ST का जो पॉपुलेशन है उसका सेंसस जाति के आधार पर होता है, तो उनका तो मतलब होता है, लेकिन जो मांग ओबीसी लोगों की बहुत ज़्यादा है, बाकी के लोग भी मांग कर रहे हैं, तो हर जाति का परसेंटेज कितना है इसकी जानकारी सही मिलने के लिए मुझे लगता है कि इसी तरह का निर्णय कोई ना कोई तो होना चाहिए और जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उससे जाति व्यवस्था बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जाति के आधार पर जनगणना करने की मांग को मेरा सपोर्ट है। आपने बड़ा समर्थन दिया है, केंद्र में मंत्री हैं आप, और ऐसे में क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे आप, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे? क्योंकि एक तरफ विरोधी जब मांग करते हैं तो वो राजनीतिक विरोधियों की मांग होती है, लेकिन सरकार में रहते हुए अगर केंद्रीय मंत्री ये मांग करता है तो बड़ी बात हो जाती है। हाँ, तो मतलब मांग तो हमारे पार्टी का एजेंडा भी होता है। हम एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार की डिफिकल्टी भी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्टिज्म को खत्म कर दिया है, जातीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है, तो फिर जाति के आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं। अपन जाति नहीं मानते एज ए कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम एक दूसरे को जाति के नाम पर नहीं पहचानते या नहीं पहचानना चाहिए। तो उसी तरह मतलब हमारा कोशिश है कि भाई सभी जातियों को न्याय में मिलना चाहिए और माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार इसमें बहुत बड़ी सीरियस है और अभी ओबीसी में कैटेगराइजेशन करने के बारे में भी चर्चा चल रही है। घुमांतु समाज को न्याय देने की बात भी चल रही है, जो ट्रांसजेंडर है उनको न्याय देने की बात भी हो रही है, वो विषय हमारे मंत्रालय के अंदर आता है। अनाथ जो लड़के हैं उनको भी मतलब ये मदद करने की आवश्यकता है। अठावले जी, अगर देखें, अगर आपके महाराष्ट्र की बात करूं, आजकल बड़े मुद्दे हैं और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। जिस तरीके से शिवसेना में दरार हुई है और जिस तरीके से वहाँ की राजनीति बदलाव के दौर से गुजर रही है, शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी के मुख्य देवेंद्र फडणवीस, वो अब उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक बदलाव की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में। इसका क्या असर देखते हैं आप? महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है, मतलब वहाँ तो रूस है लेकिन हमारी महाराष्ट्र की जनता का खुश है। तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने के बाद, देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बनने के बाद एक बहुत ही अच्छा वातावरण है। महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई है, माननीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार चली गई है और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी बहुत ही अच्छी बन गई है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी, इसीलिए हमारी सरकार की चल रही है आगे आगे गाड़ी। तो ये काम बहुत ही अच्छा दोनों के माध्यम से हो रहा है और मुझे लगता है कि ये सरकार 2.5 साल पूरा करेगी और बाद में 5 साल के लिए भी हमारी एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन विरोधी बड़े सवाल उठाते हैं। ईडी को लेकर एक बड़ी चर्चा है आज की तारीख में और इसको लेकर संसद के अंदर भी हमने हंगामा देखा है। ईडी जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती है, इस पर भी
उस पर सवाल उठाए हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप एक केंद्र के मंत्री होने के नाते, और विपक्ष के इन आरोपों पर क्या कहेंगे? क्या 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 सवाल किया? ईडी का जो पूरा वो मामला है, इस पर विपक्ष के ही आरोप लगाता है। हाँ, तो विपक्ष का आरोप जो होता है, आरोप के लिए आरोप होता है। सही असलियत ये होती है कि ईडी डिपार्टमेंट से सरकार का अंडर है, लेकिन सरकार उनको कोई आदेश नहीं दे सकती है। जजेस को हम कोई आदेश नहीं दे सकते। उसी तरह किसी भी ईडी के ऑफिसर को आदेश देने की परंपरा बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए ईडी की इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होती है। जहाँ जहाँ अनियमितता दिखाई देती है, जहाँ बहुत बड़ी कमाई लाटने का काम होता है, गरीबों का पैसा जो है वो लूटने का काम होता है, तब इसी तरह के सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ईडी की इंक्वायरी से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं, बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। और अगर उनके ऊपर आरोप सही नहीं है तो बता सकते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई सही चल रही है और भी कार्रवाई स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। तो अगर अठावले जी, अगर देखें, अभी तिरंगा अभियान चल रहा है, और तिरंगा जो हर घर योजना, हर घर तिरंगा फहराने की योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने, उसको लेकर भी एक व्यापक जन अभियान ये तब्दील हुआ है। 15 अगस्त आ रही है, और इसको लेकर जो झंडे को बुलंद कर रहे हैं, विपक्ष ने भी इसको लेकर कहा है कि खादी का झंडा होना चाहिए, चीन से आ रहा है झंडा। हालांकि सरकार ने इस पर कहा है कि ये गलत बयानी है। तिरंगा अभियान को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो तिरंगा अभियान है ये बहुत ही अच्छी बात है। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी को पूरे कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और देश के आज़ादी को बरकरार रखना, दोबारा अपने देश में कोई पार्टीशन ना होना, अपना एक ही देश भारत देश, हमारा एक ही वेश भारत देश। तो भारत देश को मजबूत करने की कोशिश हमारी है, और इसीलिए मतलब जो तिरंगा है, ये तिरंगा अभियान जो है ये बीजेपी की तरफ से गांव-गांव तक जा पहुंचा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी का मिशन है गांव-गांव में तिरंगा, बीजेपी का मिशन है घर घर में तिरंगा। और मैं विरोधी दलों को कहना चाहता हूँ कि मत ले लो आप नरेंद्र मोदी जी से पंगा, क्योंकि वो लहरा रहे गांव-गांव में तिरंगा। इसीलिए मतलब गांव-गांव में तिरंगा के लिए भी विरोध करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो ये अभियान जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, 75 साल की याद करने वाला है, और इसीलिए इस अभियान का हम सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और केंद्र में मंत्री रामदास अठावले तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे, अपने मंत्रालय से जुड़े हुए कामकाज का ब्यौरा दे रहे थे, लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, तो वहीं मौजूदा राजनीतिक मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे थे। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।